हाँ जी, आ गए। चलिए आगे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है उसको हमने स्टार्ट कर दिया है और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जो है ठोस अवस्था, जिसे हम सॉलिड स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो ठोस अवस्था जो चैप्टर 1 है इसको हम देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का एक वीडियो हमने पहले ही बना दिया है। तो यदि ये तो पार्ट 2 है, पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट का, उस पर आप क्लिक करेंगे, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो मिलेंगे, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अपने जो एग्जाम है इसको हम अच्छे तरीके से हम समझते हैं एग्जाम के लिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जी। पहले हमने आपको बता दिया है, पहले हम सभी चैप्टरों का थ्योरी कराएंगे, फिर सब्जेक्टिव कराएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव कराएंगे, इस तरीके से जी। देखिए आज के इस वीडियो में हमारा ये पार्ट 2 है, तो इसमें सबसे पहले हमें जानना है कि त्रिविम जालक या त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, पदार्थ क्या होता है, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, सब डिस्कस किया हुआ है लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। तो यहाँ पे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक होते क्या है जी। तो याद रखेंगे कि जो भी हम कह सकते हैं कि जो हमारे त्रिविम आकाश में, जो त्रिविम आकाश होता है उसमें अवयवी कणों का एक जो नियमित व्यवस्था होता है, ठीक है ना, उस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। मतलब हमने क्या बताया, हमने ये कहा कि त्रिविम जो आकाश है, त्रिविम आकाश, तो हमने ये कहा कि त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की, किसको, कौन सा कण, अवयवी कणों, अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था, एक नियमित अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था को ही, एक नियमित व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो आप समझ गए ना, त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अवयवी कण क्या है, कण तो हम समझ रहे हैं पर अवयवी कण क्या है। तो अवयवी कण का मतलब यह होता है कि मान लेते हैं एक ये क्रिस्टल ठोस है, ठीक है ना, ये क्रिस्टल ठोस है। तो ये क्रिस्टल ठोस बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा। तो ये जितने कणों से ये मिलकर बना है ना, इस कण को ही, इस जो ये कण आपको दिखाई दे रहा है, इन्हीं कणों को ही हम अवयवी कण कहते हैं। मतलब कोई भी क्रिस्टल जिन कणों से मिलकर बना होता है, कोई भी क्रिस्टल जिन कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों को ही हम अवयवी कण कहते हैं। तो यदि आपसे परिभाषा पूछते तो आप आराम से बोल सकते हैं कि त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, मान लेते हैं सपोज डेट ये कण है, ठीक है ना, अवयवी कण है, ये एक नियमित व्यवस्था में है कि नहीं जी, आप देख सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंस पैटर्न में एक लाइन से लगे हुए हैं, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, एक नियमित व्यवस्था हो गया अवयवी कणों का। या मान लेते हैं एक हम क्रिस्टल यहाँ पे बना लेते हैं, मैं देख लूँ यहाँ पे एक क्रिस्टल हम बना लेते हैं। ये सपोज डेट आपको एक यहाँ पे क्रिस्टल दिखाई दे रहा है। अब ये एक क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल के यहाँ पे कितने, यहाँ पे देखेंगे तो प्रत्येक कोनों पर यहाँ पे 2 3 4, ये 4 कोने हो गए, 5 6 7 8, ये 8 कोने हैं। तो प्रत्येक कोनों पर देख रहे हैं अवयवी कण उपस्थित हैं। तो ये भी तो एक नियमित अवयवी कणों की एक व्यवस्था है कि कोनों कोनों पर ही अवयवी कण है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था हो जाएगा। तो हम यही तो कह रहे हैं कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, त्रिविम जालक कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे हमें समझना है कि जो क्रिस्टल जालक होते हैं या हम कह सकते हैं त्रिविम जालक होते हैं, उनके प्रकार। तो क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक के याद रखेंगे 3 प्रकार होते हैं। कितने, 3 टाइप्स होते हैं जी। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला आप याद रखेंगे, पहला है एक बीमीय क्रिस्टल जालक।
एक बीमीय क्रिस्टल जालक क्या होता है अभी हम बताएंगे। फिर से दूसरा हमारा आता है जो है द्विबीमीय क्रिस्टल जालक, और तीसरा हमारा आता है जो है त्रिबीमीय क्रिस्टल जालक। तो ये 3 प्रकार हैं जी जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हमने क्रिस्टल जालक समझा, फिर से क्रिस्टल जालक के प्रकार हमने जान लिया। अब चलिए, अब हम ये जानेंगे एक बीमीय क्रिस्टल जालक क्या होता है, द्विबीमीय क्रिस्टल जालक, त्रिबीमीय क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, इसको हम समझते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, अच्छी बात है, अच्छी बात है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी, चलिए बेहतर जी। अगला अब हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप क्रिस्टल जालक, यहाँ पे हमने लिख दिया है क्रिस्टल जालक के प्रकार। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला हमें पढ़ना है यहाँ पे, पहला हमारा यहाँ पे एक बीमीय क्रिस्टल जालक। पहले हम इसको समझेंगे, फिर द्विबीमीय को समझेंगे, फिर से हम त्रिबीमीय को समझेंगे। तो समझिएगा, ये एक बीमीय क्रिस्टल जालक किसके प्रकार है, क्रिस्टल जालक के ही ना प्रकार है। तो हम कहेंगे ऐसा क्रिस्टल जालक, ठीक है ना, ऐसा क्रिस्टल जालक जिनके अवयवी कण सरल रेखा में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तो उसे हम एक बीमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। मतलब ऐसा क्रिस्टल जालक जिनके जो अवयवी कण हैं वो एक सरल रेखा में व्यवस्थित होंगे, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में व्यवस्थित होंगे, उसे हम एक बीमीय क्रिस्टल जालक कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक क्रिस्टल है जिसके जो अवयवी कण है वो एक सरल रेखा में इस तरीके से व्यवस्थित हैं। आपको एक दिखाई दे रहा होगा, ये अवयवी कण है। तो आप अगर देखें तो इन अवयवी कणों का एक नियमित व्यवस्था है कि नहीं जी, एक सीक्वेंस पैटर्न एक सरल रेखा में व्यवस्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बीमीय क्रिस्टल जालक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा आता है द्विबीमीय क्रिस्टल जालक। इसका मतलब क्या है कि ऐसा क्रिस्टल जालक, इसमें ये कहा जाता है कि ऐसा क्रिस्टल जालक जिनके अवयवी कण तल में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम द्विबीमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। ऐसा क्रिस्टल जालक जिनके अवयवी कण तल में व्यवस्थित होंगे। जैसे तल का मतलब ये है, यहाँ पे मान लेते हैं 2 अक्ष, सपोज डेट यहाँ पे एक अक्ष ये मान लेते हैं, यहाँ पे ये एक अक्ष मान लेते हैं, और सपोज डेट यहाँ पर एक और ये अक्ष मान लेते हैं। सपोज डेट ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। तो यहाँ पे जो अवयवी कण होंगे, तो ये देखिए हमारे सबसे पहली बात, ये एक्स अक्ष के तल पे हैं और यहाँ पे ये वाई अक्ष के तल पे हैं। तो इस तरीके से यदि अवयवी कण होंगे एक्स अक्ष पर भी और फिर से वाई अक्ष पर भी, तो ये तल पे व्यवस्थित है कि नहीं जी, ये तल पे व्यवस्थित है। तो इस तरीके से मतलब वही कहा जा रहा है, ऐसे क्रिस्टल जालक जिनके जो अवयवी कण होते हैं वो तल पर व्यवस्थित होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विबीमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे, ठीक है ना। एक बीमीय क्रिस्टल जालक मतलब अवयवी कण सरल रेखा में व्यवस्थित होंगे, द्विबीमीय क्रिस्टल जालक मतलब अवयवी कण तल पर व्यवस्थित होंगे, उसे द्विबीमीय क्रिस्टल जालक। अब आता है त्रिबीमीय क्रिस्टल जालक। तो ऐसा क्रिस्टल जालक जिनके जो अवयवी कण होते हैं वो त्रिबीम में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम त्रिबीमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब त्रिबीम का मतलब क्या हुआ दोस्त, यहाँ पे त्रिबीम का मतलब ये हुआ कि ये एक हमारे पास क्रिस्टल है, ये हमारे पास एक क्या है, क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल में यहाँ पे त्रिबीम में व्यवस्थित होंगे जो अवयवी कण। त्रिबीम क्या है जी, त्रिबीम मतलब यहाँ पे ये कोना इसका, तो देखिए यहाँ पे इसके एक क्रिस्टल है तो इसके 8 कोने होते हैं, ठीक है ना, 8 कोने होते हैं। तो ये 8 कोनों पर देख रहे हैं अवयवी कण व्यवस्थित हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिबीम में अवयवी कण व्यवस्थित है कि नहीं है। तो वही कहा जा रहा है, ऐसा क्रिस्टल जालक जिनके जो अवयवी कण होते हैं वो त्रिबीम में व्यवस्थित होते हैं, त्रिबीम मतलब कोनों पर व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिबीमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्त कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। देखिए एक और बात मैं बता दूं कि मेरा यही लक्ष्य है दोस्त कि आप रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करें।
इसीलिए मैं मोस्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसीलिए आया था क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रट रहे थे, उनको समझने में परेशानी आ रही थी। अब मैं दिल से ये चाहता हूँ कि आप रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करें, समझे रहें। समझे रहेंगे तभी जाकर आपको जब हम सब्जेक्टिव कराएंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट, तब आपको समझ में आएगा। और जब हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। इसलिए पहले हम थ्योरी करा रहे हैं जिसमें सभी टॉपिक को हम कवर करा रहे हैं, तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा दोस्त। देखिए मैं आपकी तरह ही हूँ, अदरवाइज देख रहे हैं ना, मेरा मतलब मैं ऐसा नहीं कि बहुत मेरा उम्र हो गया है कि मैं आपको मतलब उतना नहीं दोस्त, मैं आपके ही लेवल का हूँ। तो मैं आपकी परेशानियों को समझता हूँ कि आप मतलब रटना नहीं है दोस्त, ठीक है ना, कुछ भी कीजिएगा रटिएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे समझ कर याद कराया जाता है, आप भी वैसे ही करने का प्रयास कीजिएगा, तभी कुछ हो पाएगा। यदि कुछ आगे करना है तो रटना से नहीं होगा बल्कि समझने से होगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है जी, अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। बेहतर जी। चलिए, तो अभी तक हमने ये सब कुछ समझ लिया। अब यहां से हमारा देखिए, तो अब तीसरा हमारा जो आता है एकक कोष्टिका। अब एकक कोष्टिका इसको हम समझेंगे, बट इससे पहले एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है। देखिए, आप यदि बिहार बोर्ड की ये सब कुछ कराया जा रहा है, ठीक है ना, यूपी बोर्ड में तो ठोस अवस्था सिलेबस नहीं है, ठीक है ना, अदरवाइज यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी सिलेबस सेम है, बट यूपी बोर्ड में ना ठोस अवस्था ये चैप्टर नहीं है, ठीक है। जैसे कि विलियन जो है, विलियन चैप्टर है, तो वो यूपी बोर्ड में भी है और हम एमपी बोर्ड में भी कह सकते हैं, बिहार बोर्ड में भी है। तो जितना सिलेबस यूपी बोर्ड के विलियन चैप्टर में दिया गया है उतना ही बिहार में भी है, यूपी में भी है, एमपी में भी है। तो आप चैप्टर का अगर सेम टू सेम है तो आप पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। मोस्टली ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए हमने चैनल ओपन किया है, तो इस पर बिहार बोर्ड का ही कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के लिए प्रत्येक स्टूडेंट को कहूंगा कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 की जो एग्जाम देने वाले हैं उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का नोट्स, फिजिक्स में आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री में 16 चैप्टर हैं, तो ये आपको 30 चैप्टर हो गए टोटल। आप देखें तो ये आपके 13 चैप्टर हो जा रहे हैं। तो 13 चैप्टर का आपको पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है। सबसे पहली बात तो संपूर्ण किताब का 30 चैप्टर है ना, 30 चैप्टर का अलग अलग चैप्टर वाइज, ठीक है, जैसे कि ठोस अवस्था का चैप्टर 1, फिर से विलियन का, इस तरीके से संपूर्ण किताब का ऑल नोट्स दिया जाएगा, ऑल नोट्स जिसमें सब कुछ रहेंगे। उसके साथ साथ आपको हम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव होंगे उसको हम देंगे। ऐसा नहीं कि संपूर्ण किताब का हम दे दिए, आपको चैप्टर वाइज दिया जाएगा, जिससे आप चैप्टर 1 को सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट तैयार कर लें, फिर से चैप्टर 2, फिर से चैप्टर 3, इस तरीके से आपको ये पता रहेगा कि कितना हमने चैप्टर का सब्जेक्टिव तैयार कर लिया है, ठीक है। इसी प्रकार संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसको भी देंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको दिया जाएगा, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो। उसके साथ साथ जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं वो उसका भी आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ। तो ये सब कुछ टाइपिंग नोट्स है दोस्त, ठीक है ना, टाइपिंग नोट्स है जो कि बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपके लिए बनाया गया है। ओनली 199 में आपको दिया जा रहा है, ठीक है, ये 399 का नहीं, ओनली आपको 100, मतलब ये हम कह सकते हैं 199 रुपए में दिया जा रहा है। आराम से दोस्त आप ले सकते हैं। आपको मैं कहूंगा, आपको ही नहीं, बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अभी से इस नोट्स को लेकर इससे अपनी स्टडी करनी चाहिए। विश्वास रखिएगा दोस्त, हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। बिहार बोर्ड का मैंने चैनल ओपन किया है, यूपी बोर्ड के लिए हम स्टडी कराते हैं। हमारा मेन चैनल ब्रदर सर नाम से है, जिस पर 1 लाख से अधिक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों ने हमें सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट हमसे प्यार करें, सपोर्ट करें, ठीक है ना। तो उसके लिए आप इस नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स से अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, आपके एग्जाम को देखकर ही सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, ओनली मैसेज करेंगे, वहां पे बता दीजिएगा सर बिहार बोर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, इतना लिखकर मैसेज करेंगे, आपको वहां पे पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा, वहां से करके आप नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर आप नोट कर लीजिए, यदि आपने नहीं किया है नोट तो यहाँ पे लिख लीजिए
ये आपको नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू इतना सुनने के लिए। तो अब आगे बढ़े। अब यहाँ पे देख लीजिए एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका क्या होता है दोस्त? तो यदि हम एकक कोष्टिका की बात करें ना, देखिए एकक कोष्टिका क्या है? संपूर्ण क्रिस्टल का वह छोटी से छोटी इकाई जिसे हम सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। एकक कोष्टिका का मतलब ये है ना दोस्त, जैसे कि मान लेते हैं एक ये कोष्टिक, एक ये हमारा, देखिए ये एक छोटा सा क्रिस्टल है। अब इसके पास हम एक और क्रिस्टल को लाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, इस तरीके से नहीं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। आई थिंक कहाँ से कॉपी होगा भैया? यहाँ से क्या? ठीक है, एक और एक और, ठीक है। देखिए सपोज, समझिएगा क्या कर रहे हैं। ये एक क्रिस्टल है, एक छोटा सा क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल के पास एक और हम ये क्रिस्टल लेके चले जाएं, ठीक है ना। इतना आप समझ गए, दो क्रिस्टल हो गया। फिर से इस क्रिस्टल को उठाएं और फिर से यहां पर लाकर रख दिए, इस तरीके से, समझिएगा, इस तरीके से हमने यहां पर लाकर रख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से हम इस क्रिस्टल को लेकर आए, इस क्रिस्टल को और इसको भी उठाकर यहां पर रख दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए ये एक हमारा एक क्रिस्टल बना कि नहीं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक हमारा क्या बना है? एक, हम कह सकते हैं संपूर्ण क्रिस्टल बना है, बट एक छोटा सा, संपूर्ण क्रिस्टल का एक छोटा सा भाग ये हमारा बना हुआ है। तो यही कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रिस्टल का वह छोटी से छोटी इकाई, संपूर्ण क्रिस्टल होता है उसकी वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर, सभी दिशाओं में। अब जैसे ये है ना, तो अब ठीक हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम ले लेंगे, ठीक है ना, सॉरी, जैसे ये है, अब इसको हमने उठाया। अब देखिए सभी दिशाओं में, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहां से 4 ठो। बात को आप समझिएगा, हम क्या आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम समझाना ये चाहते हैं आपको, जैसे कि अब सभी दिशाओं में इसी तरीके से क्रिस्टल को अब जोड़ेंगे। जैसे कि अब यहां पे एक हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। फिर से अब इसको उठाएंगे, इस वाले क्रिस्टल को उठाएंगे और इस क्रिस्टल को ले जाकर फिर से यहां पे रखेंगे। तो 2 दिशाएं में इधर हो गया, फिर से 2 दिशाओं में यहां पे कर दिए। फिर से अब इसको उठाएंगे और फिर से अब यहां पे रखेंगे, फिर से इसको उठाएंगे, इस तरीके से रखेंगे। तो इस तरीके से मतलब रखते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम रखते हैं सभी दिशाओं में, इस तरीके से बार बार दोहराएंगे, तो एक क्या होगा, एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं दोस्त कि संपूर्ण क्रिस्टल का एक ये छोटा सा इकाई है। तो संपूर्ण क्रिस्टल का वह छोटी से छोटी इकाई जिसको सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर, मतलब एक छोटा सा ये क्रिस्टल है, अब इसी को इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सभी दिशाओं में समान रूप से हम सभी पर क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं। तो जब बार बार दोहराएंगे तो एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। एक क्या होगा, एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं ना, एकक कोष्टिका कहते हैं। समझ गए? जैसे ये हमारा एकक कोष्टिका ही है, ठीक है। इतनी बात समझ के चलिए। अब एकक कोष्टिका के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सरल एकक कोष्टिका, एक होता है केंद्रित एकक कोष्टिका। तो अब हम समझते हैं सरल एकक कोष्टिका क्या होता है, फिर हम समझेंगे केंद्रीय एकक कोष्टिका क्या होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, चलिए ले लिए होंगे। चलिए अब हम सरल एकक कोष्टिका की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे हम पढ़ रहे हैं कि सरल मतलब एकक कोष्टिका के 2 प्रकार होते हैं। तो सरल एकक कोष्टिका एक है केंद्रित एकक कोष्टिका। तो चलिए हम यहां पे समझते हैं। सरल एकक कोष्टिका का मतलब है ना कि
एकक कोष्टिका जिनके जो मतलब जिनके अवयवी जो कण होते हैं वो क्रिस्टल के केंद्र पर होते हैं, मतलब क्रिस्टल के कोने पर होते हैं, तो उसी को हम एकक कोष्टिका, सरल एकक कोष्टिका कहते हैं, जिसको हमने आसान शब्दों में लिखा है कि ऐसी एकक कोष्टिका जिनके अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं उसे सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। मतलब ऐसी एकक कोष्टिका जिनके ये जो एक क्या है, एक क्रिस्टल है, तो ऐसी एकक कोष्टिका जिनके जो अवयवी कण होते हैं केवल कोनों पर होते हैं। तो कोने इसके कितने हैं जी, ये हमारे एकक कोष्टिका है तो इसमें कोने कितने हैं, 8 कोने हैं, 1 2 3 4, 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे, 2 3 4, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे ऐसा एकक कोष्टिका जिनके जो अवयवी कण हैं केवल कोनों पर होते हैं उसे सरल एकक कोष्टिका कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, पॉइंट्स है, उसको समझना है। समझना ये है कि यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पे कोण बनते हैं, यहाँ पे ये हमारा 3 यहाँ पे कोण बनते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे कोण बनता है, एक यहाँ पर भी कोण बनता है और एक यहाँ पर भी ये टोटल कोण बनता है। तो इस वाले यहाँ पे जो कोण बना ना, यहाँ पे इसको हम अल्फा कोण कहते हैं। यहाँ पे ये जो कोण बनता है इसे हम बीटा कोण कहते हैं और ये टोटल बड़ा सा ये जो कोण बना ना इसे हम गामा कोण कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए, ठीक है जी, अच्छी बात है। उसके बाद अब यहाँ से बाद अब ये आप जान लें कि यहाँ पे ये समझ लें कि इस वाले को, ये वाला जो हमारा रेखा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे एक ये आपको रेखा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये रेखा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कोर है, कोर, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, कोर है जी, ठीक है। तो ये हमारे कोर कितने हैं, तो एक कोर हमारा ये है जिसको हम ए कह रहे हैं, एक कोर ये है जिसे हम बी कह रहे हैं और एक कोर ये है जिसे हम सी कह रहे हैं। तो यदि आपसे कोई पूछ दे, ठीक है ना, यदि आपसे कोई पूछ देता है इस तरीके से तो आपको क्लियर होने चाहिए। क्या पूछेगा जी, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये 3-4 पॉइंट्स है जिसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहली बात कह दे कि एकक कोष्टिका में कोनों, मतलब एकक कोष्टिका है उसमें कोने कितने होते हैं। तो कोने कितने होते हैं जी, तो कोनों की संख्या, कोनों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है जी कोनों की संख्या, तो 8 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आता है कि सर कोर कितने हैं, इसमें कोर कितने हैं, तो कोर की संख्या क्या है, देखिए एक कोर ए है, एक कोर है यहाँ पे बी है, एक कोर सी है, तो कोरों की संख्या कितनी है, 3 है। उसके बाद पूछ दे कि एकक जो कोष्टिका इसमें कोण कितने बनते हैं, तो यदि कोई कोण पूछ दे तो यहाँ पे 3 कोण बनते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 कोण बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ सकता है कि फलक कितने होते हैं, एक हमारा क्रिस्टल है या एकक कोष्टिका है तो उसमें फलक कितने होते हैं, फलक, तो फलक की संख्या कितनी होती है, तो ये आप समझिएगा, समझिएगा फलक कितने होते हैं। मैं अगर आपको यहाँ से अच्छे से समझाना चाहूँ तो यहाँ पे एक ये क्रिस्टल है, अब मैं आपसे पूछूं फलक कितने होते हैं। फलक मतलब ना सतह, जैसे कि फलक का मतलब ये है जैसे आप रूम में खड़े हैं, रूम में आप बैठे होंगे, जाहिर सी बात है, तो आप जब रूम में बैठे होंगे तो आपकी देखिए आप कितने सतह, उस रूम का कितना सतह है, सरफेस कितना है, तो आप कहेंगे कि सर एक इधर दीवार है तो एक ये वाला सरफेस हो गया, एक आपके बाएं ओर दीवार होगा, ये एक सरफेस हो गया, एक आपके आगे दीवार होगा, 3 सरफेस हो गया, एक आपके पीछे दीवार होगा, 4 सरफेस हो गया। 4 सरफेस हो जाए ना, 2 इधर और 2 इधर, 4 सरफेस हो गए। और एक आपका छत तो हो गया ना ऊपर वाला, तो ये भी तो आपका एक हो गया सतह, तो कितना हो गया, 5 हो गए, 5 फलक हो गए। और एक आपका जो नीचे का समतल है ये भी तो एक फलक है ना, तो 6 फलक हो जाएंगे। तो इसका मतलब फलक की संख्या कितनी है, 6 होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 4 आपको सतह दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहली बात एक सतह ये है, फिर से दूसरा सतह ये है हमारा, तीसरा सतह इधर वाला और चौथा सतह ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद 5वां जो सतह है वो अंदर वाला है, इसके जस्ट अंदर वाला, और इसके एक बाहर ये जो सतह दिखाई दे रहा है वो हमारा छठा सतह है।
तो 6 सतह होते हैं जी। आप एक रूम का सतह देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 होते हैं। तो वही 6 यहाँ पे फलक हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इन सभी को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। कि एकक कोष्टिका में पूछ दे, एकक कोष्टिका में कोणों की संख्या कितनी, तो 6, कोण कितने 3, कोण कितने 3, फलक कितने 6। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो सरल एकक कोष्टिका समझ के। दूसरा हमारा आता है केंद्रीय एकक कोष्टिका। अब केंद्रीय एकक कोष्टिका क्या होता है समझिएगा। तो ऐसी एकक कोष्टिका, यहां पे कहा जा रहा है कि ऐसी एकक कोष्टिका जिनके जो अवयवी कण कोनों पर तथा कुछ अन्य स्थान पर भी होते हैं, उसे केंद्रीय एकक कोष्टिका कहते हैं। मतलब ऐसी एकक कोष्टिका जिनके जो अवयवी कण है वो कोनों पर होंगे ही, ठीक है ना। जिनके जो अवयवी कण है, जैसे ये हमारा एक क्रिस्टल हो गया, तो इनके जो अवयवी कण हैं वो कोनों पर होंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 कोनों पर तो होंगे ही, इनके 8 कोने हैं तो इस 8 कोनों पर तो होंगे ही। उसके अलावा मतलब अवयवी कण कोनों पर तथा कुछ अन्य स्थान पर भी होते हैं। अन्य स्थान का मतलब कि यहाँ पर अन्य स्थान का मतलब ये हो सकता है कि सभी फलक पर भी हो सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक हमारा एकक कोष्टिका है, इसके ठीक मध्य में एक हमारा अवयवी कण हो सकता है, ठीक है। या कोई भी 2 विपरीत फलक्स पर भी हो सकते हैं। तो हमने ऐसे ही नॉर्मल यहाँ पे दिखा दिया कि एक यहाँ पर इस एकक कोष्टिका के केंद्र में एक क्या है, ठीक केंद्र में एक अवयवी कण है। तो वही कहा जा रहा है ऐसी एकक कोष्टिका जिनके जो अवयवी कण हैं वो देखिए कोनों पर तथा केंद्र पर भी होते हैं, उसे हम एक केंद्रीय एकक कोष्टिका कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्त कि आपको समझ में आ रहे होंगे। आ रहे हैं ना, परेशान नहीं होना है, सब्र रखिएगा दोस्त, ठीक है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई इतना इजी भी नहीं है, नहीं तो सब कर लेते। तो आपको पढ़ाई करना है, मन लगाकर पढ़ाई करना है, ठीक है ना। चलिए जी, आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें एक और बात बता दूं, जो हमारा केंद्रीय एकक कोष्टिका दिखाई दे रहा है ना, इसके 3 प्रकार होते हैं। तो अब हमें केंद्रीय एकक कोष्टिका के 3 प्रकार पर डिस्कस करना है। तो चलिए अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, केंद्रीय एकक कोष्टिका के प्रकार। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा, तो फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका, दूसरा है अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका और तीसरा है अंत्य केंद्रीय एकक कोष्टिका। तो अब ये 3 प्रकार हैं, इन तीनों पर हम डिस्कस करेंगे जी, ठीक है ना। देखिए, तो फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका का मतलब क्या है कि ऐसी एकक कोष्टिका, ध्यान से आप समझेंगे तभी समझ में आने वाला है दोस्त। यहां पे हम ये कह रहे हैं कि ये एक एकक कोष्टिका है, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसी एकक कोष्टिका जिनके जो अवयवी कण हैं वो कोनों पर तो होंगे ही, वो इनके कोनों पर तो होंगे ही, सभी कोनों पर होंगे। 8 कोने होते हैं तो 8 कोने पर तो हैं ही। उसके साथ साथ जो अवयवी कण है ना, वो इनके सभी फ्लक्स पर भी होंगे, ठीक है ना। इनके फ्लक्स नहीं, फलक पर होंगे। तो एकक कोष्टिका में फलक की संख्या तो ये 6, तो 6 फलक पर होंगे। जैसे कि देखिए, एक सबसे पहले एक ये हमारा फलक हो गया, मैं अदर कलर चूज कर ले रहा हूं यहाँ पे। एक तो हमारा ये फलक हो गया, और एक हमारा इधर वाला फलक हो गया, एक हमारा ऊपर वाला फलक हो गया, एक हमारा नीचे वाला फलक हो गया, ठीक है ना। ये हमारा दायां, फिर से बायां, फिर से ऊपर और नीचे। जैसे आप भी समझ सकते हैं, आपके इधर वाला दीवार आगे वाला, एक पीछे वाला दीवार हो जाएगा, एक साइड वाला और एक इधर वाले साइड वाला। तो 4 हो गए, तो 4 ये दीवार पर फलक पर एकक कोष्टिका हो गया, सॉरी अवयवी कण हो गए। अब एक और क्या है, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। तो ये हम ऊपर के लिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं और नीचे के लिए यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया जी। मतलब क्या होता है, फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका कह दे कोई तो आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि ऐसी क्या कहेंगे, ऐसी केंद्रीय एकक कोष्टिका जिनके अवयवी कण कोनों पर तथा सभी फ्लक्स पर होते हैं, सभी
सभी फलक पर होते हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को फलक केंद्रीय एकक कोशिका कहेंगे। मतलब क्या है कि सबसे पहली बात, जो अवयवी कण है वो कोनों पर होंगे, कोनों पर, और उसके साथ साथ सभी फलक पर होते हैं, सभी फलक पर होते हैं, तो उसी को हम केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है जी, समझ गए। अगला आता है अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। तो अब अंतः केंद्रीय एकक कोशिका क्या है, तो ऐसी एकक कोशिका, मतलब ऐसी केंद्रीय एकक कोशिका, ये ऐसी केंद्रीय एकक कोशिका ये है, ठीक है ना। तो जिनके अवयवी कण कोनों पर तो होंगे ही, जिनके अवयवी जो कण हैं वो कोनों पर तो होंगे ही, और उसके साथ साथ कोनों पर के साथ साथ ठीक इसके केंद्र पर भी होंगे, ठीक इसके केंद्र में होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। मतलब जो अवयवी कण है वो कोनों पर होंगे, कोनों पर, और प्लस उसके साथ साथ इसके ठीक केंद्र पर होते हैं, केंद्र, इसके ठीक क्या होते हैं, केंद्र पर होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। यदि कोई पूछते अंतः केंद्रीय एकक कोशिका किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ऐसी केंद्रीय एकक कोशिका, ऐसी केंद्रीय एकक कोशिका जिनके अवयवी कण कोनों पर तथा केंद्र पर भी होते हैं, उसे हम अंतः केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। नॉर्मल सा है जी, ठीक है ना। अगला हमारा आता है अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। तो अंतः केंद्रीय एकक कोशिका का मतलब है कि ऐसी एकक कोशिका, ठीक है ना, समझिएगा, ऐसी एकक कोशिका, ऐसी केंद्रीय एकक कोशिका जिनके जो अवयवी कण है वो कोनों पर तो होंगे ही, कोनों पर तो होंगे ही, उसके साथ साथ, मतलब कोनों पर होंगे, कोनों पर, प्लस उसके साथ साथ कोई भी दो विपरीत फलक पर होते हैं, मतलब कोई दो विपरीत फलक पर, कोई दो विपरीत फलक पर होते हैं, कोई भी इनमें से दो विपरीत फलक हो गए, जैसे आगे वाला एक पीछे वाला, तो ये विपरीत फलक हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं दायां वाला और बायां वाला, ये विपरीत फलक हो सकते हैं, या ऊपर वाला नीचे वाला विपरीत हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा दायां वाला फलक है, ये हमारा बायां वाला फलक है, तो इस तरीके से हमने मान लिया। आप चाहे तो ऊपर और नीचे भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से जी। तो यदि कोई पूछते अंतः केंद्रीय एकक कोशिका, तो ऐसी केंद्रीय एकक कोशिका जिनके अवयवी कण कोनों पर तथा कोई दो विपरीत फलक पर होते हैं, उन्हें हम अंतः केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले दोस्त, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए जी, इतना आप समझ रहे हैं ना, समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं रटवाने पर नहीं दोस्त, मैं समझाने पर फोकस कर रहा हूं। अब देखिए, इसका परिभाषा मैंने बोल दिया है, आप लिख सकते हैं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो मैं परिभाषा भी लिखवा दिया होता, ठीक है ना, बट समझे रहेंगे ना तो आगे काम करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया है आपको। अगला आता है हमारा कि क्रिस्टलीय, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि क्रिस्टल में अवयवी कणों की निबिड़ संकुलन, मतलब सिंपल सी बात है कि क्रिस्टल के अवयवी कणों की निबिड़ संकुलन हमसे पूछा जा रहा है। यह सिंपल से कह देता है निबिड़ संकुलन, तो हमें यही जानना है ना निबिड़ संकुलन क्या होते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, मैं पढ़ रहा हूं, कह रहा है क्रिस्टल ठोस में उपस्थित अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, तो इस प्रकार की संरचना को निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं, तथा इस व्यवस्था को ही हम निबिड़ संकुलन कहते हैं। मतलब क्रिस्टलीय हम कह सकते हैं ऐसा है कि क्रिस्टल ठोस है, ठीक है ना, कोई भी क्रिस्टल ठोस है तो उसमें अवयवी कण होंगे, ठीक है, सही बात है जी, क्रिस्टल ठोस है तो उसमें अवयवी कण होंगे, तो उनके बीच क्या होगा, रिक्त स्थान बहुत ही कम होते हैं, रिक्त स्थान बहुत ही उसमें कम होते हैं। तो इस प्रकार की संरचना को ना हम निबिड़ संकुलन संरचना कहेंगे, परंतु इस व्यवस्था को ही, व्यवस्था का मतलब जिनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, तो इस व्यवस्था को ही हम निबिड़ संकुलन कहते हैं।
जैसे कि एक सपोज डेट हमने ऐसा मान लिया कि ये क्या है, समझिएगा, सपोज डेट ऐसा हमने मान लिया कि ये एक क्रिस्टल है, ठीक है ना, एक क्रिस्टल है। तो अब इनके क्रिस्टल है तो इनके ये अवयवी कण होंगे, अब ये अवयवी कण है, ठीक है ना, ऐसे हमने मान लिया ये अवयवी कण है। तो अगर आप देखें तो अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये जो अवयवी कण है तो इनके बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, छोटा सा एक यहाँ पे रिक्त स्थान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर से यहाँ पर, तो मतलब बहुत ही कम रिक्त स्थान है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रिस्टल ठोस में उपस्थित अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं। मतलब क्रिस्टल ठोस के जो अवयवी कण हैं उनके बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार की, तो इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलन कहते हैं। और इस संरचना को ही हम क्या कहते हैं, इस संरचना को ही निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। समझ गए। तो हम यही कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हम ये कह रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, तो इस व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहते हैं तथा इस संरचना को निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं, ठीक है ना। वही बात यहां पे लिखा गया है, क्रिस्टल ठोस में उपस्थित अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होते हैं, तो इस प्रकार की संरचना को निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं और इस व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहते हैं। समझ गए हैं, अच्छी बात है। अगला हमारा आता है यहाँ पे नोट में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी संकुलन मतलब किसी संरचना में उपस्थित किसी कण या गोला, कोई भी कण है मतलब कोई भी संरचना है, कोई भी संकुल है या मतलब संरचना है, जैसे यहाँ पे एक संरचना है, ठीक है ना। तो कोई भी संरचना है तो उसमें उपस्थित जो कण होते हैं, या हम कण को गोला भी कह सकते हैं, गोला का तरह दिखाई दे रहा है, यही कण है। तो कण या गोला जितने गोले को स्पर्श करेगा, कोई भी एक गोला है वो जितने गोले को स्पर्श करेगा उस गोले की संख्या को ही हम उपसंयोजक संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी एक संरचना है तो इसमें से कोई भी एक कण हम ले लेते हैं। सपोज डेट हमने एक ये कण ले लिया, एक हमने ये गोला ले लिया, तो ये गोला कितने गोले को स्पर्श कर रहा है। तो अगर आप देखें तो एक तो ये गोले को स्पर्श कर रहा है, एक तो ये गोले को स्पर्श कर रहा है, एक इस गोले को स्पर्श कर रहा है, इस वाले गोले को, ये क्या हो रहा है भैया, एक इस गोले को, एक इस गोले को, ठीक है ना। तो ये 4 गोले को स्पर्श कर रहा है। तो इनके जो अवयवी कण हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे जी, अवयवी कण क्या हो जाए, मतलब उपसंयोजक संख्या 6 कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मतलब मान लेते हैं, ये सपोज डेट मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि ये अवयवी कण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अरे यहाँ पे अगर आप नहीं समझे तो कहाँ समझेंगे। जैसे मान लेते हैं सपोज डेट ये एक हम कण को ले लेते हैं, इस कण को, तो ये एक कण हमने ले लिया। अब इसका हमें उपसंयोजक संख्या अगर हमें कोई पूछ दे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, तो ये जो कण है पहले तो इस कण को छू रहा है, फिर से एक इस कण को छू रहा है और एक इस कण को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो इस कण का जो उपसंयोजक संख्या होगा वो कितने हो जाएगा, 3 कणों को छू रहा है तो इसका मतलब 3 हो जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि किसी संकुल या संरचना में उपस्थित कोई कण मतलब एक कण या गोला जितने गोले को स्पर्श करता है उनकी संख्या है, उस गोले की संख्या है उपसंयोजक संख्या कहलाता है। नॉर्मल सा है, समझ गए ना, अच्छी बात है। आप स्क्रीनशॉट ले ले दोस्त, ठीक है, इतना काफी रहेगा, इतना आप समझे हुए हैं, काफी है जी। नेक्स्ट अगला अब हमारा आता है निबिड़ संकुलन के प्रकार। अब हम समझेंगे निबिड़ संकुलन के प्रकार। निबिड़ संकुलन के प्रकार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए जी एक एक करके समझते हैं। तो यहां पे हमसे कह दिया निबिड़ संकुलन के प्रकार।
तो निबिड़ संकुलन के यहाँ पे देखेंगे तो दो प्रकार होते हैं। सबसे पहली बात कह रहा है कि एक विमीय निबिड़ संकुलन और दूसरा है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अच्छा समझिएगा, ये दो प्रकार होते हैं। पहले एक विमीय निबिड़ संकुलन समझ लेते हैं। तो ऐसा निबिड़ संकुलन, ऐसा निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन हमने समझ ही लिया है। तो ऐसा निबिड़ संकुलन जिनके अवयवी कण किसी एक अक्ष में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। मतलब ऐसे निबिड़ संकुलन जिनके अवयवी कण एक अक्ष पर होंगे। एक अक्ष का मतलब क्या है कि ऐसे निबिड़ संकुलन जिनके अवयवी कण होंगे वो एक अक्ष पर होंगे। तो देख रहे हैं ना, ये एक अक्ष पर है कि नहीं है, एक अक्ष पर है। तो यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, एक विमीय निबिड़ संकुलन हो जाएंगे जिनके जो अवयवी कण हैं वो एक अक्ष पर हैं, एक अक्ष पर हैं। तो ये हो जाएगा जी। या हम इसी को चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इतनी समझ गए। अगर हमसे कोई पूछ दे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए ये हमारा एक कण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस कण का उप सहसंयोजक संख्या कितनी होगी, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये कण कितने गोले को स्पर्श कर रहा है। तो ये जो कण है ये एक गोला इसको स्पर्श कर रहा है, एक इसको स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब कि उप सहसंयोजक संख्या, उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। या उप सहसंयोजक संख्या को ही हम समन्वय संख्या के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। इतना समझ के कि ऐसा निबिड़ संकुलन जिनके अवयवी कण एक अक्ष पर होते हैं उसे हम एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। दूसरा आता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन के याद रखेंगे दो प्रकार होते हैं। अब सिंपल सा प्रकार पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक हमारा आता है सबसे पहले कि वर्ग निबिड़ संकुलन और दूसरा आता है षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। अब वर्ग निबिड़ संकुलन क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा निबिड़ संकुलन, ध्यान से समझेंगे, ऐसा निबिड़ संकुलन जिनमें क्या होता है, जिनमें एक अवयवी कण जितने गोले को स्पर्श करता है तो उस गोले के केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण हो जाता है, तो उसे वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए डीप में बात कहा जा रहा है कि एक हम क्या लेते हैं, एक वर्ग निबिड़ संकुलन को हम लेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या बात है, अगर मैं अच्छे से समझाना चाहूँ तो बात को समझिएगा। ये एक हमारा एक निबिड़ संकुलन यहाँ पे हमने लिया हुआ है। जैसे कि सपोज दैट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, फिर से यहाँ पे ले लेते हैं। आप आगे भी ले सकते हैं बट नॉर्मल हम इतना ही ले रहे हैं, ठीक है। सॉरी बड़ा हो गया। ठीक है, ये हमारे अवयवी कण हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा निबिड़ संकुलन, अब ये एक निबिड़ संकुलन है कि नहीं, देखिए ये भी एक व्यवस्था में है तो निबिड़ संकुलन हो गया। तो ऐसा निबिड़ संकुलन जिनके अवयवी कण, ये सभी अवयवी कण हैं, तो अवयवी कण जितने गोले को स्पर्श करता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक अवयवी कण, ध्यान से देखेंगे तो एक अवयवी कण जितने गोले को स्पर्श करता है। मान लेते हैं कोई भी एक अवयवी कण ले लेते हैं। सपोज दैट ये हमने अवयवी कण एक ले लिया, तो एक अवयवी कण कितने गोले को स्पर्श कर रहा है, तो फर्स्ट इसको कर रहा है, सेकेंड इसको कर रहा है, थर्ड इसको कर रहा है और फोर्थ इसको कर रहा है। तो 4 गोले को स्पर्श कर रहा है, 4 गोले को स्पर्श कर रहा है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि निबिड़ संकुलन में, मतलब ऐसे निबिड़ संकुलन जिनमें एक अवयवी कण जितने गोले को स्पर्श करता है, जितने गोले को स्पर्श करता है तो उस गोले के केंद्र को मिलाने पर, उस गोले, ये जो गोला है इसके केंद्र को हम मिलाएंगे। ये इसका केंद्र है, फिर से ये केंद्र है, फिर से इसका ये केंद्र है, फिर से इसका ये केंद्र है। तो उसके केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। तो देखेंगे तो एक वर्ग का ये निर्माण हो गया कि नहीं, एक वर्ग का निर्माण हो जाता है तो उसे वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। देख रहे हैं ना, एक वर्ग का निर्माण हो गया, एक इस प्रकार से वर्ग का निर्माण हो गया है तो उसे हम वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। सिंपल सा है दोस्त, समझ रहे हैं ना। तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझ कर याद करना है हमें, ठीक है।
चलिए इतनी बात आप समझ के होंगे, मैं आशा करता हूं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ के। यहां पे अगर कोई पूछ दे कि ये जो कण है, तो इस कण का उप सहसंयोजक संख्या कितना हो जाएगा, उप सहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, तो हम क्या देखेंगे कि ये कण कितने कणों को स्पर्श किया है। तो ये जो गोला है, ये 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोले को स्पर्श किया है। इसका मतलब इसका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, इसकी समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यदि हमसे पूछ दे यहाँ पे कि संकुलन क्षमता कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी संकुलन क्षमता यदि हमसे कोई पूछ दे कि संकुलन क्षमता, इसकी संकुलन क्षमता कितनी हो जाएगी, तो इसकी संकुलन क्षमता याद रखेंगे कितनी हो जाएगी, तो इसकी संकुलन क्षमता हो जाएगी 52.4 हो जाएगी। इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, 52.4 होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा आता है षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। अब षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन क्या है, तो ठीक ऐसा ही है बट थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि ऐसी निबिड़ संकुलन, ऐसा निबिड़ संकुलन जिनमें अवयवी, जिनमें एक अवयवी कण जितने गोले को स्पर्श करता है, ठीक है ना, तो उस गोले के केंद्र को मिलाने पर एक षटकोणीय का निर्माण होता है। षटकोणीय का निर्माण होता है, उसे हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें क्या है कि जब हम क्या कर रहे हैं, गोले के केंद्र को मिला रहे हैं, तो इसमें एक वर्ग का निर्माण हो गया है, तो उसे हम वर्ग निबिड़ संकुलन कहेंगे। और इसमें क्या हो रहा है कि केंद्र को मिला रहे हैं तो एक षटकोणीय का निर्माण हो रहा है, तो उसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कह रहे हैं। अब कैसे होगा जी, इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, अब कैसे ये होगा निर्माण, ये भी हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे होगा, अगर हम अच्छे से समझाएं तो देखिए, ये हमारा एक अवयवी कण, दूसरा, तीसरा, थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, फिर से यहां पे अब बनाएंगे। ठीक है ना, अब इनके बीच की दूरी को हम भर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से अब इनके बीच की दूरी को भरेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बनाया जी। पहले एक लाइन बनाया, फिर से दूसरी लाइन इन दोनों कणों के बीच में हमने एक कण बनाया, फिर से इनके कणों के बीच इस तरीके से हमने किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एक निबिड़ संकुलन बना दिया। तो ऐसा निबिड़ संकुलन जिनमें एक अवयवी कण, देखिए समझिएगा, एक अवयवी कण, तो कोई भी हम एक अवयवी कण ले लेते हैं। जैसे ये हमने एक अवयवी कण ये हमने ले लिया, जिसमें हमने कोई एक अवयवी कण, तो कोई एक अवयवी कण जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हमने ये अवयवी कण को ले लिया। तो ऐसे यहाँ पे कह रहा है ऐसे निबिड़ संकुलन जिसमें एक अवयवी कण जितने गोले को स्पर्श करता है। तो ये अवयवी कण कितने गोले को स्पर्श कर रहा है, तो फर्स्ट एक गोला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, तो ये 6 गोले को स्पर्श कर रहा है। 6 गोले को स्पर्श कर रहा है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 गोले को स्पर्श कर रहा है। ठीक है ना, तो जितने गोले को स्पर्श करता है तो उस गोले के केंद्र को मिलाने पर एक षटकोणीय का निर्माण होता है। अब इस गोले के केंद्र को हम मिलाते हैं, तो अगर हम इस गोले के केंद्र को आपस में मिलाएंगे तो देखिए मिलाते हैं जी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो इनके हम केंद्र को मिलाते हैं, इन गोले के केंद्र को हम मिलाएंगे तो मिलाने पर एक षटकोणीय का निर्माण हो गया। यहाँ पे एक षटकोणीय का निर्माण हो रहा है कि नहीं, इस तरीके से अगर आप देख रहे होंगे तो एक षटकोणीय का निर्माण हो गया। तो निर्माण हो जाता है, उसी को हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं, उसी को हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन कह देंगे। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यदि आपको यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाए कि उप सहसंयोजक संख्या कितनी होगी, उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, तो उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, ये गोले
6 गोले को स्पर्श कर रहा है, तो इसकी उप सहसंयोजक संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। और संकुलन क्षमता कितनी हो जाएगी, संकुलन क्षमता कितनी हो जाएगी, 16.4। ठीक है ना, 16.4 क्या हो जाएगा परसेंट, इसका क्या हो जाएगा, संकुलन क्षमता हो जाएगा। 16.4% इसकी संकुलन क्षमता हो जाएगी, इसको आप याद रखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला हमारे यहाँ पे आता है अंतराकाशीय क्षेत्र, या जिसे हम रिक्तियाँ कहते हैं। तो अगला हमारा ये आता है अंतराकाशीय क्षेत्र क्या होता है, जिसे हम रिक्तियाँ कहते हैं, मतलब खाली स्थान कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो समझिएगा, अभी हमने निबिड़ संकुलन पढ़ा ना, तो ध्यान से समझेंगे। इसमें यही कहा जा रहा है कि क्रिस्टल के अवयवी कणों के निबिड़ संकुलन के बाद भी बाद भी उनके बीच कुछ स्थान रिक्त या खाली रह जाते हैं, उन्हें रिक्तियाँ कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या जा रहा है कि निबिड़ संकुलन अभी हमने समझाया आपको, क्या हमने समझाया जी, यहाँ पे अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो ये हमने बताया था कि ये उनके अवयवी कण हैं। ये हमने कहा था कि ये अवयवी कण हैं। तो अवयवी कण क्या है, ये इस तरीके से अवयवी कण है। तो ये एक नियमित व्यवस्था में है, तो इनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम है, इनके बीच रिक्त स्थान कम होता है। मतलब एक ऐसा क्रिस्टल जिनके अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है, उसी को तो निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो रिक्त स्थान तो कम है, परंतु यहाँ पे फिर से कह रहा है कि क्रिस्टल के अवयवी कणों के निबिड़ संकुलन के बाद भी उनके बीच कुछ रिक्त स्थान या खाली रह जाते हैं। जैसे यहाँ पे निबिड़ संकुलन हो गया है, फिर भी यहाँ पे कुछ खाली स्थान है कि नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे खाली स्थान आपको दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको खाली स्थान ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको कुछ खाली स्थान दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो निबिड़ संकुलन के बाद भी कुछ खाली स्थान बच जाते हैं, और इसी खाली स्थान को हम रिक्तियाँ कहते हैं। समझ गए होंगे रिक्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है जी, अच्छा आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब जो ये रिक्तियाँ हैं, रिक्तियों के भी 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, कितने, 2 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है यहाँ पे पहला है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। ठीक है ना। अब चतुष्फलकीय रिक्तियाँ क्या होती हैं समझिएगा। तो ऐसी रिक्तियाँ जिनमें 4 गोले उपस्थित होते हैं, ऐसे रिक्तियाँ जिसमें 4 गोले क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, 4 गोले उपस्थित होंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि 3 गोले के ऊपर 1 गोला या 1 गोले के ऊपर 3 गोले उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की रिक्तियों को चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अगर मैं अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहूँ तो ये समझिएगा, ये एक गोला है। ठीक है, ये एक गोला है, समझिएगा, ये एक गोला है। अब इस गोले के पास एक और ये गोला हो गया, और इस गोले के पास ये एक गोला हो गया। तो ये हमारे पास कितने गोले हो गए, 3 गोले हो गए। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि ऐसे रिक्तियां जिसमें 4 गोले उपस्थित होते हैं, ये 3 गोला है ना जी, तो यहां पे 3 गोले के पास एक और हम ये गोला ले लेते हैं। ठीक है ना, एक और हम गोला ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये अब गोला हमने ले लिया, और इस गोले को लाकर इनके बीच रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं। तो समझिएगा, अब यहाँ पे 4 गोले हो गए कि नहीं, 4 गोले हो गए। तो ऐसी रिक्तियां जिसमें 4 गोले उपस्थित होते हैं, पहली बात 4 गोले उपस्थित होते हैं, 3 गोले के ऊपर 1 गोला। देखिए 3 गोले पहले थे, इसके ऊपर हमने 1 गोला रख दिया। तो 3 गोले के ऊपर 1 गोला हो, या 1 गोले के ऊपर 3 गोले हो, या एक ये गोला पहले हमने रख दिया, उसके ऊपर ये 3 हमने पीला वाला रख दिया है। तो 1 गोले के ऊपर 3 गोले हों, तो इस प्रकार के रिक्तियों को हम चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कहते हैं। मतलब 3 गोला है ना, उसके ऊपर से भी हम 1 गोला रख देंगे,
तो फिर भी यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान यहाँ पे बीच में होंगे, जैसे यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिखाई देंगे, इनके बीच रिक्त स्थान दिखाई देंगे, इनके बीच रिक्त स्थान दिखाई देंगे। तो इनके बीच जो रिक्त स्थान दिखाई देंगे ना, अब उस रिक्त स्थान को ही हम चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, समझ रहे हैं ना? ठीक है, यहाँ पे नोट में आप याद रखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसमें 4 गोले होते हैं, मतलब यहाँ पे 4 गोले होते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां में, आप देख ही रहे हैं। 3 गोले के ऊपर 1 गोला या 1 गोले के ऊपर 3 गोले होते हैं, 3 गोले के ऊपर 1 गोला या 1 गोले के ऊपर 3 गोले होते हैं, ये तो अभी हमने समझाया। चतुष्फलकीय रिक्तियां के कणों की समन्वय संख्या 4 होती है। इसकी समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या 4 होती है, क्योंकि कोई भी कण अगर हम उठा लेते हैं, ये गोला हमने उठा लिया, तो ये जो गोला है ये चारों ये गोले को स्पर्श कर रहा है ना, तो इसीलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, इतना समझ गए। अगला आता है कि यदि चतुष्फलकीय रिक्तियों की त्रिज्या, यदि चतुष्फलकीय रिक्तियों की त्रिज्या मान लेते हैं r, और गोले की जो गोला है, गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R, मतलब चतुष्फलकीय जो रिक्तियां हैं इसकी मान लेते हैं त्रिज्या स्मॉल r है, और इस गोले की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R है। तो उस समय पर इन दोनों के बीच जो संबंध होगा, वो क्या हो जाएगा? स्मॉल r इक्वल टू 0.225 r हो जाएगा। तो इन गोलों के बीच जो रिक्तियों के, मतलब इन दोनों त्रिज्याओं के बीच संबंध ये होता है r इक्वल टू 0.225 r हो जाएगा। ठीक है ना? अगला हमारा याद रखेंगे, चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वो 2n होती है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है 2n होता है, जहां n क्या है? गोलों की संख्या है, गोले की संख्या है। ठीक है ना? इतना समझ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, ठीक है, अगला अब हमारा देखिए, यहाँ पे हमने बता दिया कि रिक्तियों के 2 प्रकार होते हैं। एक चतुष्फलकीय रिक्तियां हमने समझ लिया, दूसरा होता है हमारा अष्टफलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियां भी ठीक वैसे ही हैं, थोड़ा सा इसमें अंतर है, वो भी आपको समझा देंगे, समझ में आ जाएगा आपको। अष्टफलकीय रिक्तियां क्या है? तो इसमें 6 गोले होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें 6 गोले होते हैं। ठीक है ना? सबसे पहली बात, इसमें 6 गोले होंगे। तो हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात इसमें 6 गोले होते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि 3 गोले के ऊपर 3 गोला हो, या 3 गोले के ऊपर 1-1 गोला हो। ठीक है, गोला होते हैं। कैसे होते हैं अभी हम समझाएंगे, समझ में आएगा। फिर अष्टफलकीय रिक्तियों की अष्टफलकीय रिक्तियां के कणों का जो समन्वय संख्या होता है वो 6 होता है, क्योंकि गोले कितने हैं? यहाँ पे गोला होना चाहिए, ठीक, गोली नहीं। गोला कितने है? 6 है ना, तो समन्वय संख्या भी 6 हो जाएगा। अगला कह रहा है अष्टफलकीय रिक्तियां की त्रिज्या R है और गोले की त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच जो संबंध होगा वो याद रखेंगे, वो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू 0.414 कैपिटल R होता है। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। अगला हमारा ये याद रखेंगे, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जो है ना वो n है, तो गोले की भी संख्या क्या हो जाएगी? जहां n क्या है? गोले की संख्या है। मतलब अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वो n से हम दर्शाते हैं। ठीक है ना, मतलब गोले की जितनी संख्या हो गई वही अष्टफलकीय रिक्तियों की भी संख्या होगी। अब हम समझाते हैं ये अष्टफलकीय रिक्तियां क्या है। जैसे कि यहाँ पे हम 3 गोले ले लेते हैं। सपोज दैट ये एक गोला हमने ले लिया, ठीक है, ये हमने 3 गोला लिया ना, तो अब तीनों गोलों को इस तरीके से हम मिलाते हैं पहले। ठीक है, ये तीनों गोलों को हमने मिला दिया, ये 3 गोले हैं। अब फिर से हम एक और गोला लेते हैं, इसको व्हाइट हम ले लेते हैं। ठीक है, अब ये 3 गोले के ऊपर हम देखिए, इन दोनों गोले को, ये 2 गोला है ना, तो इन दोनों गोले के ऊपर हम एक गोला यहाँ पे रख देते हैं।
ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर से ये जो गोला है, इस गोले के इन दोनों गोले के ऊपर इस तरीके से हम रख देते हैं, ठीक है। फिर से ये जो आपको गोला दिखाई दे रहा है, इस गोले को हम इन दोनों गोले के ऊपर रख देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो संरचना बनेगी, तो इस प्रकार की जो रिक्तियां बनेगी, इन सभी कणों के बीच जो खाली स्थान बचेगा ना, उसी को हम अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि 3 गोले के ऊपर 3 गोला, 3 गोले हैं ना, 3 गोले हैं, और तीनों गोले के ऊपर देखिए 3 गोले हैं, देखिए 3 गोले हैं, इसके ऊपर 3 गोले आपको रख दिया गया है। तो 3 गोले के ऊपर 3 गोला, या 3 गोले के ऊपर व नीचे एक एक गोला, 3 गोले हम रख देते हैं और उसके ऊपर और नीचे एक एक गोला हम रख देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो सॉरी 3 गोले के ऊपर नहीं, यहाँ पे 3 नहीं होगा, 4 गोले के ऊपर, 4 गोले के ऊपर व नीचे एक एक गोला। जैसे कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ऐसे हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर देखिए 4 गोला हम ले लेते हैं, देखिए ये हम 4 गोला ले लेते हैं, एक गोला ये हो गया, फिर से एक गोला ये हो गया, फिर से ये एक गोला हो गया। ये देखिए हमारे 4 गोले हो गए, ये हमारे 4 गोले हो गए। तो कह रहे हैं 4 गोले के ऊपर व नीचे एक एक गोला, तो 4 गोले ये हो गए ना। अब इसके नीचे और ऊपर एक गोला रख देते हैं। तो सबसे पहली बात, इसके हम ऊपर एक गोला ये रख देते हैं, इसके ऊपर इसके मान लेते हैं इसके नीचे, सबसे पहले ये 4 गोले हैं ना, इसके नीचे हमने ये एक गोला रख दिया है, ठीक है ना। इसके नीचे एक गोला हमने रख दिया, और इस गोले के ठीक ऊपर, इस गोले के ठीक ऊपर ये हमने गोला रख दिया, इस गोले के ठीक ऊपर ये हमने एक और गोला रख दिया है, ठीक है ना। समझ रहे हैं, ये 4 गोले हैं, तो एक गोला इसके नीचे है व्हाइट वाला, एक गोला इन सभी के ऊपर है, मतलब एक गोला है, इसके ऊपर 4 गोले हैं, और उन 4 गोले के ऊपर एक गोला है। तो इस तरीके से जो संरचना बनेगी, तो इस संरचना में जो रिक्तियां होंगी, जो खाली स्थान बचेंगे ना, उसी अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। तो वही कह रहा है कि 3 गोले के ऊपर 3 गोला, या 4 गोले के ऊपर व नीचे एक एक गोला होते हैं। तो आशा करता हूं दोस्त कि ये जो टॉपिक है, जो कि हमने पूरा डीप में हमने समझाने का और बताने का प्रयास किया है, आपको आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। देखिए मेरा यही लक्ष्य है कि कोई भी स्टूडेंट जो हम पर विश्वास किए हुए हैं, जो हम पे सब्र किए हुए हैं, उनको समझ में आए। बहुत सारे स्टूडेंट, तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जो मेरे उम्र को देखकर वो सोचते हैं कि भैया क्या पढ़ाएंगे ये, या क्या पढ़ाएगा ये, ठीक है ना, ये तो अभी छोटा है, बच्चा है, ऐसे मतलब होता है, सोचते हैं ऐसे। बट क्या है ना कि दोस्त, जितना मुझे आ रहा है, मैंने ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पूरा बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं बहुत ही विद्वान एक बड़ा सा टीचर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक छोटा सा एक मतलब विद्यार्थी हूँ, बट मुझे जो आता है ना, उसको मैं समझाने का, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अदरवाइज यदि आपको समझ में आ रहा है ना दोस्त, तो मैं यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आप सभी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं हमें। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक है, वहाँ से आप सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए। मेरी बात विश्वास कीजिए, प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए। फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसको भी हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। अदरवाइज ये बातें जो इंपॉर्टेंट था, ये आपको मैं बता दूं कि ये आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है 8874726058। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, आपको तुरंत मैसेज करके बता देंगे सर बिहार बोर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए। वहाँ पे आपको व्हाट्सएप पर ही PDF नोट सेंड कर दिए जाएंगे। ओनली 199 है जी, बहुत ही कम हमने प्राइस रखा हुआ है। तो चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।